हेलो फ्रेंड्स। आप सभी का जीएस मैट्रिक्स के डेली एडिटोरियल एनालिसिस सीरीज में स्वागत है। आज हम यहाँ पे द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल को देखते हैं। सबसे पहला जो आर्टिकल दिया गया था वो द हिंदू के टेक्स्ट एंड कंटेस्ट सेक्शन में है कि हाउ डज सैटेलाइट इंटरनेट वर्क। सैटेलाइट इंटरनेट वर्क कैसे करता है, इसकी डिमांड आज के समय में क्यों है, जो हमारा प्रेजेंट का पूरा सिस्टम है इंटरनेट कनेक्टिविटी का, ग्राउंड बेस्ड इंटरनेट नेटवर्क, वो क्यों हमारी क्षमताओं को पूरा नहीं कर पा रहा है, उसमें क्या खामियां हैं, क्या कमियां हैं, इसको हम देखते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि जैसे जो अभी प्रेजेंट का हमारे पास ग्राउंड बेस्ड नेटवर्क सिस्टम है, जो केबल और टावर का यूज़ करके इंटरनेट प्रोवाइड करता है, इसकी कुछ लिमिटेशन है। पहली बात तो इसका जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये बहुत ही वल्नरेबल है किसी भी नेचुरल डिजास्टर को लेकर, यानी ये बहुत ही संवेदनशील है। जैसे अगर कहीं पे कोई बाढ़ आ गई, किसी क्षेत्र में बाढ़ का प्रकोप बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे ये केबल और टावर ध्वस्त हो जाते हैं, तो जिससे आपूर्ति जो है इसकी पूरी तरह से वहाँ पे नहीं हो पाती है इंटरनेट कनेक्टिविटी की। दूसरा ये है कि जब कभी भी कोई नेचुरल डिज़ास्टर आता है, तो जो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन होता है, वो वहाँ के जो भी अफेक्टेड पॉपुलेशन है, जो भी प्रभावित जनता है, उसको सहायता पहुँचाने का काम करती है। तो उस सहायता पहुँचाने में सबसे पहला जो माध्यम होता है, वो होता है कि उनसे कम्युनिकेट करना, कि वो कहाँ पे फँसे हुए हैं, उनको कैसे लोकेट किया जा सकता है। उसके बाद हेलीकॉप्टर के माध्यम से और खाना वगैरह पहुँचाना उनको, चीज़ें जो भी बेसिक एमिनिटीज़ हैं उनकी, वो पूरी की जाती हैं। तो जब हमारे पास कोई कम्युनिकेशन का माध्यम ही नहीं रह जाएगा वहाँ पे, तो उनको हम लोकेट कैसे कर पाएँगे कि वो हैं कहाँ पे? तो उनको सहायता पहुँचाने में देरी होगी, और जैसे-जैसे बाढ़ का प्रकोप और बढ़ता जाएगा, तो वो वहीं पे फँसे रहेंगे, तो हो सकता है कि वहाँ से उनको इवैक्यूएट ना किया जा सके, रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो पूरी तरह से सफल ना हो पाए। तो इसके लिए एक ऐसे सिस्टम की ज़रूरत है कि जो वहाँ पे कम्युनिकेशन बहुत सही तरीके से करे, और जो भी सहायता, जो भी आपूर्ति उनको दी जा रही है, वो जल्द समय में पूरी की जा सके। ठीक। अगला इसमें पॉइंट है कि जो इस सैटेलाइट इंटरनेट है, उसको एक तरह से इंटरनेट इन स्काई कहा जाता है। ये क्या है कि बहुत ही एफिशिएंट वे में इंटरनेट कनेक्टिविटी को प्रोवाइड करता है। और सबसे बड़ा तो ये है कि जैसे ये मूविंग अगर कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे एयरप्लेन हो गया, या फिर तटीय क्षेत्रों में जहाँ पे ऑयल एक्सट्रैक्शन का वर्क होता है, जिसको ऑयल रिच कहते हैं, तो वहाँ पे रिमोट एरिया में भी ये इंटरनेट की कनेक्टिविटी को बहुत एफिशिएंट वे में प्रोवाइड करवाता है। दूसरा, ये जो सैटेलाइट इंटरनेट है, इसमें कई सौ या कई हज़ार सैटेलाइट का कॉम्बिनेशन होता है, एक सीरीज़ होती है, जो इस पे इसके अकॉर्डिंग होती है कि इसको किस ऑर्बिट में उस सैटेलाइट को प्लेस किया जा रहा है। आगे ये है कि सैटेलाइट इंटरनेट की जो एप्लीकेशन है, कहाँ-कहाँ पे इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो सबसे पहला तो मिलिट्री ऑपरेशन में इसका प्रयोग किया जा सकता है। कोई भी डिज़ास्टर रिस्पॉन्स हो रहा है, तो उसमें रेस्क्यू ऑपरेशन में इसका प्रयोग किया जा सकता है। हेल्थ केयर जैसे टेलीमेडिसिन में इसका प्रयोग किया जा सकता है। एग्रीकल्चर में इसका प्रयोग किया जा सकता है, और ट्रांसपोर्टेशन में इसका प्रयोग किया जा सकता है। इसका एक एग्जांपल देखते हैं कि जो ये सैटेलाइट इंटरनेट है, इसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल है कि टेक्सास में एक चक्रवात आया 2017 में, टेक्सास के कोस्ट पे। टेक्सास जो है वो गल्फ ऑफ मैक्सिको के एकदम पास में है, ठीक है, तटीय क्षेत्र है टेक्सास, जो अमेरिका का एक राज्य है। तो वहाँ पे लगभग 70% जो केबल और टावर थे वो ध्वस्त हो जाए, तो कम्युनिकेशन नहीं हो पाया। तो वहाँ पे एक अमेरिकन कंपनी है, उसका एक वाईसेट करके एक सैटेलाइट है, वो एक तरह से पूरा जीवनदायिनी के रूप में वहाँ पे काम किया, लाइफलाइन के रूप में। क्या हुआ कि रेस्क्यू ऑपरेशन में कोऑर्डिनेशन वहाँ के लोगों से, उनको तत्काल सहायता पहुँचाना, उनका रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा करना, उसको वहाँ से इवैक्यूएट करना, ये सारे प्रोसेस हुए। दूसरा, इस सैटेलाइट का इंटरनेट का एक प्रयोग स्टारलिंक के द्वारा किया जा रहा है कि रसिया यूक्रेन वार जो है, इसमें ड्रोन जो भी हैं यूक्रेन के, उसके ऊपर इसको फिट किया गया है। और उसके बाद क्या है कि ये रसिया का जो जैमिंग सिस्टम है, उसको ये बाईपास कर दे रहा है। ठीक। अब ये जो सैटेलाइट इंटरनेट है, इसमें 2 सेगमेंट होते हैं। पहला सेगमेंट होता है स्पेस सेगमेंट, जो कि सीरीज़ ऑफ सैटेलाइट का कॉम्बिनेशन होता है। ये बहुत ही एक कैपिटल इंटेंसिव चीज़ है, और इसकी जो सर्विस लाइफ होती है वो 5 साल से लेके 20 साल के बीच में होती है। ठीक। और दूसरा इसका जो सिस्टम होता है वो ग्राउंड सिस्टम होता है, यानी पृथ्वी पे जो भी इक्विपमेंट्स लगाए जाते हैं, जो सेंसर लगाए जाते हैं, उसके कम्युनिकेशन सिग्नल को कैच करने के लिए, वो सारे इक्विपमेंट ग्राउंड सिस्टम में आते हैं। ठीक। 3 तरह की ऑर्बिट होती है, एक होती है लो अर्थ ऑर्बिट, एक होती है मीडियम अर्थ ऑर्बिट, और एक होती है जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट, जहाँ पे इसको प्लेस किया जा सकता है। और ये वर्क कैसे करता है, जैसे सोर्स से कोई भी सिग्नल इसके सैटेलाइट पे कम्युनिकेट किया जाता है, उसके बाद ये जितने भी सीरीज ऑफ सैटेलाइट होती है आपस में इंटरलिंक होती है, फिर वहाँ से इसको इसके डेस्टिनेशन पे इसके सिग्नल को ट्रांसमिट किया जाता है। अब जैसे देखते हैं, लो अर्थ ऑर्बिट जो है, वो क्या है कि अर्थ सरफेस से लेके 2000 किलोमीटर के बीच में होती है, जिसमें स्टारलिंक वर्क जो कर रहा है, जो कि स्पेस एक्स का एक सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइडर है, स्टारलिंक है। इसमें कम से कम 7000 सैटेलाइट हैं। ठीक।
दूसरा है कि मीडियम अर्थ ऑर्बिट क्या है? मीडियम अर्थ ऑर्बिट की जो रेंज है वो 2000 किलोमीटर से लेके 35,786 किलोमीटर की होती है। इसके बीच में जैसे जीपीएस वर्क कर रहा है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जो है अमेरिका का वो है, जैसे इंडिया का नेविगेशन सिस्टम नेविक है, चाइना का बाइडू है, ग्लोनास रसिया का है, यूरोपियन यूनियन का गैलीलियो है। ठीक, ये सारे मीडियम अर्थ ऑर्बिट में वर्क करते हैं। और तीसरा एक ऑर्बिट होता है जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट। ये जो है ये 35,786 किलोमीटर पे होता है। इसमें जैसे भारत की इनसेट सीरीज वर्क करती है। अगला पॉइंट है कि ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट जो है ये 35,786 किलोमीटर पे होता है, जो कि इक्वेटर के ठीक ऊपर होता है। ये अर्थ की रोटेशन से मैच होता है। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये किसी भी पॉइंट को लोकेट कर लेता है कि उस समय मतलब इस समय क्या पोजीशन है उसकी, यानी इस एकदम रिलेटिव होता है अर्थ की स्पीड से। ठीक। और इसकी जो एक ही सैटेलाइट होती है यहाँ पे जो लगाई जाती है, ये लगभग अर्थ सरफेस के 1/3 पार्ट को कवर करती है। इसका एग्जांपल जो है ये वाईसेट ग्लोबल एक्सप्रेस सैटेलाइट जो है वही है, कि जो कि टेक्सास के हरिकेन में यूज़ किया गया था। इसकी ड्रॉबैक ये है कि इसका जो सिग्नल को कैच करने में काफ़ी देरी होती है, क्योंकि काफ़ी ऊपर इसको प्लेस किया जाता है, तो सिग्नल आना और उससे कम्युनिकेट करने में इसको थोड़ी सी देरी होती है, समय यहाँ पे ज़्यादा लगता है। जिस समय ज़्यादा लगने की वजह से ये सूटेबल नहीं है, जैसे टाइम सेंसिटिव एप्लीकेशन जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए, या फिर कोई रियल टाइम ट्रांजैक्शन हो रहा है तो उसके लिए ये जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट में प्लेस्ड जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है वो नहीं है। ठीक। अच्छा, अब देखते हैं कि इसका कवरेज एरिया कैसे होता है। जैसे अगर कोई लो अर्थ ऑर्बिट पे है तो उसका कवरेज एरिया काफ़ी कम होगा, यानी उसके सीरीज में बहुत ज़्यादा से सैटेलाइट हमको लगानी पड़ेंगी। दूसरा, मीडियम अर्थ ऑर्बिट में उससे थोड़ा सा ज़्यादा कवरेज एरिया होता है। और अगर कोई ये 35,786 किलोमीटर के ऊपर अगर सैटेलाइट जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट में लगाई जाती है तो उसका जो सबसे कवरेज एरिया होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आप कोई एक जैसे दीवार है आपके घर की, उस पे एक आप दीवार से 1 या 1.5 मीटर की दूरी पे खड़े हो जाइए और वहाँ से एक टार्च की रोशनी को दीवार पे अगर आप भेजिएगा तो देखिएगा वो एरिया जो है वो बहुत कम कवर कर रहा है। इसी तरह अगर आप पूरे घर के एकदम ठीक बीचों-बीच में चले जाइए, जैसे अगर ये कमरा इतना बड़ा है, तो अगर आप घर के एकदम ठीक बीचों-बीच में खड़े हैं तो देखिएगा कि इसका जो सरफेस एरिया कवर करेगा, बीच में खड़े होकर अगर टार्च की रोशनी को आप करिएगा, तो देखिएगा वो कवरेज एरिया ज़्यादा कवर करेगा। और एकदम उस जैसे जिस दीवार पे आपको टार्च की रोशनी भेजना है उसके एकदम अपोज़िट साइड चले जाइए, यानी अगर यहाँ पे चले जाइए, तो अगर आप फिर से टार्च की रोशनी को करेंगे तो वो एरिया बहुत ज़्यादा कवर करेगा। ये सेम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि यही वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लग रहा है। आगे आते हैं कि मीडियम अर्थ ऑर्बिट जो है, मीडियम अर्थ ऑर्बिट में अगर किसी को प्लेस किया जाता है कोई भी सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइडर की सैटेलाइट को, तो वो 2000 से लेके 35,786 किलोमीटर के बीच में होती है। जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट से कम समय में इसके सिग्नल को कैच किया जा सकता है। इसका एक एग्जांपल है कि O3b एक सैटेलाइट है जो एसईएस एक कंपनी है लक्ज़मबर्ग की, वहाँ की। ये क्या करती है कि वीडियो और डाटा कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है वर्ल्ड वाइड में। ठीक है। तीसरा है कि लो अर्थ ऑर्बिट। लो अर्थ ऑर्बिट जो है वो 2000 किलोमीटर से नीचे होता है और इसके जो सिग्नल कैच करने की जो क्षमता है वो बहुत ज़्यादा होती है। ये बस इसकी एक ये ड्रॉबैक है इसका कि स्मॉलर कवरेज एरिया होता है, जिससे सैटेलाइट की संख्या को काफ़ी ज़्यादा लगाना पड़ता है वहाँ पे। जैसे स्पेसएक्स की जो स्टारलिंक सैटेलाइट है उसमें लगभग 7000 सैटेलाइट का एक कॉम्बिनेशन एक सीरीज़ में लगी हुई है। ये एक तरह से सही में ये इंटरनेट इन द स्काई है, क्योंकि इसकी जो सैटेलाइट है वो पूरे हमारे मतलब पृथ्वी को ऐसे ढकी हुई है कि जैसे एक ब्लैंकेट ऑफ सैटेलाइट है। ठीक है। इसके कुछ एप्लीकेशन हैं कि सैटेलाइट इंटरनेट के, कि जैसे ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ हो सकता है। ठीक, जैसे एयरप्लेन में यूज़ हो सकता है इसका। दूसरा है कि ये नेविगेशन सिस्टम में यूज़ हो सकता है, जैसे सेल्फ ड्रिवन कार है उसमें इसको यूज़ कर सकते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, इसका वही एग्जांपल है जो अभी ऊपर मैं बता रहा था कि जैसे बाढ़ किसी एरिया में आई है तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ पे वो रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है, तो उसके जगह पे वहाँ के अफेक्टेड पॉपुलेशन को कवर करने के लिए, उसे कम्युनिकेट करने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। दूसरा है कि एग्रीकल्चर में ये है कि जैसे इस समय मिट्टी के में कितनी मॉइस्चर है, कौन सी फसल सही होगी, इस सब में एग्रीकल्चर में भी इसका यूज़ किया जा सकता है। टेलीमेडिसिन इन रिमोट एरिया, जैसे ऐसा कोई एरिया हो जहाँ पे कोई भी हॉस्पिटल ना हो, चाहे कोई प्राइमरी हेल्थ सेंटर ना हो, वहाँ पे भी टेलीमेडिसिन के द्वारा इसका उपयोग किया जा सकता है। तीसरा एक और चीज़ है कि इन्वायरमेंट की मॉनिटरिंग की जा सकती है, जैसे हमारे पूरे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का कितना एक्यूमुलेशन है, क्या कार्बन डाइऑक्साइड जहाँ से निकल रही है, एमिशन जहाँ से हो रहा है उसका सोर्स क्या है, सिंक क्या है, उसमें इसका यूज़ किया जा सकता है।
एनर्जी एक्सप्लोरेशन में इसका यूज़ किया जा सकता है, टूरिज़्म में यूज़ किया जाता है और सबसे बड़ा इसका जो वो है कि वो डिफेंस में किया जा सकता है, क्योंकि सैटेलाइट कम्युनिकेशन से डिफेंस में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इसका। आगे आते हैं, आगे एक ये एडिटोरियल में नहीं था, ये द हिंदू के ही एकदम फ्रंट पेज पे ये न्यूज़ थी कि लोकसभा स्पीकर सेट्स इन द मोशन द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ हाई कोर्ट जज। ये अभी करंट में ये न्यूज़ चल रही है कि जस्टिस यशवंत वर्मा जो हैं, मार्च में इनके ऊपर था कि इनके घर में कुछ नोट जले पाए गए थे। ये उस समय मार्च में ये दिल्ली हाई कोर्ट के जज थे, फिर इनका ट्रांसफ़र किया गया इलाहाबाद हाई कोर्ट में, फिर इन्हीं पे इम्पीचमेंट का प्रोसेस चलाया जा रहा है। तो उस इम्पीचमेंट प्रोसेस में एक 3 लोगों की एक इंक्वायरी कमेटी गठित की गई है। उस इंक्वायरी कमेटी में एक अरविंद कुमार हैं, ये हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। दूसरे जो मेंबर हैं वो मनींद्र मोहन श्रीवास्तव हैं, ये मद्रास हाई कोर्ट के जो हैं चीफ जस्टिस हैं। और एक हैं बीवी आचार्य, बीवी आचार्य जो हैं ये सीनियर एडवोकेट हैं कर्नाटका हाई कोर्ट के। ठीक। अब रिमूवल ऑफ जज का जो हमारे संविधान में प्रोसेस दिया गया उसको देख लेते हैं क्या है कि इम्पीचमेंट ऑफ जज इन इंडिया। अच्छा, इम्पीचमेंट जो महाभियोग का प्रावधान है वो कहीं भी संविधान में मतलब जज के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया है। महाभियोग का जो इस्तेमाल है संविधान में वो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के लिए किया गया है। ठीक है। जो संविधान में जो चीज़ें लिखी गई हैं वो रिमूवल ऑफ जज हैं। ये तो एक सामान्य भाषा में इम्पीचमेंट ऑफ जज कहा जाता है उसको। सबसे पहले देखते हैं कि क्या होता है अगर किसी के ऊपर इम्पीचमेंट लाना है रिमूवल ऑफ जज का, अगर सुप्रीम कोर्ट के हैं या हाई कोर्ट के जज हैं, तो सबसे पहले एक होता है कि एक मोशन लाया जाता है, इनिशिएट किया जाता है। वो लोकसभा में अगर आ रहा है ये प्रस्ताव तो कम से कम 100 सांसदों के द्वारा, और अगर राज्यसभा में आ रहा है तो 50 सांसदों के द्वारा ये लाया जाता है। उसके बाद क्या होता है कि ये प्रस्ताव लाया गया, उसके बाद वहाँ का अगर लोकसभा में लाया गया है तो स्पीकर, और अगर राज्यसभा में लाया गया तो सभापति यानी चेयरमैन उस प्रस्ताव को सबसे पहले एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट अगर कर लेते हैं तो उसके बाद में स्पीकर या चेयरमैन एक 3 लोगों की एक इंक्वायरी कमेटी बनाते हैं, जांच समिति बनाई जाती है। उस 3 में कौन-कौन से मेंबर होते हैं? सबसे पहले तो होते हैं कोई भी सुप्रीम कोर्ट के एक जज होंगे, दूसरा कोई भी हाई कोर्ट का कोई चीफ जस्टिस होगा, और तीसरा कोई भी एक पारंपरिक विधिवेत्ता होगा। इसी में अभी 3 लोगों को ये जो इंक्वायरी कमेटी है वो यहाँ पे बनाई गई है। अरविंद कुमार जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, और मनींद्र मोहन श्रीवास्तव ये हैं मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, और बीबी आचार्य जो हैं ये कर्नाटका हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं। उसके बाद क्या होती है कि ये जो तीनों मेंबर की कमेटी होती है इसको हेड जो करते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जज करते हैं, और उसके बाद ये एक रिपोर्ट बनाती हैं कि उस पे जो भी एलिगेशन लगाए गए हैं कि क्या है कि क्यों उस जज को ये रिमूवल का प्रोसेस लाया गया, उसका कदाचार सही है या गलत है। उसके बाद ये एक रिपोर्ट बनाती है और सबमिट करती है जिस भी सदन के द्वारा इस इंक्वायरी कमेटी को गठित किया जाता है। उसके बाद वो जो जैसे अगर लोकसभा में है या राज्यसभा में है तो वो फिर स्पेशल मेजॉरिटी से इसको पास करती है। स्पेशल मेजॉरिटी क्या होती है कि उपस्थित और मतदान देने वालों का 2/3 यानी 2/3 वो लोग होंगे जो उपस्थित हैं और मतदान कर रहे हैं, और उसके साथ-साथ में अगर जिस सदन में इसको रखा जा रहा है उसका बहुमत यानी 1/2 बहुमत भी होना चाहिए। तब जाके विशेष बहुमत से ये प्रस्ताव पारित होता है और फिर दूसरे सदन में भेज दिया जाता है। दूसरा सदन भी उसको विशेष बहुमत से यानी स्पेशल मेजॉरिटी से ही पास करता है। उसके बाद राष्ट्रपति के द्वारा उस जज को हटा दिया जाता है। अगला एक्सप्लेन्ड सेक्शन में एक आर्टिकल था कि बिहाइंड यूएस चाइना ट्रेड ट्रूस, यानी ये इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं देखते हैं क्या है कि 12 मई के पहले कि यूएसए जो था वो चाइना पे सिर्फ 30% का टैरिफ इम्पोज करता था। उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ के प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्या किया कि चाइना पे 145% का टैरिफ इम्पोज कर दिया। चाइना ने भी उसके बाद अपना कदम उठाया, रिटेलिएट किया, और चाइना ने क्या किया कि यूएस से जो भी शिपमेंट हो रहा था उस पे 125% का टैरिफ इम्पोज कर दिया। और दूसरा चाइना ने ये किया कि चाइना जो है वो रेयर अर्थ मिनरल्स में बहुत ही अच्छा है, मतलब वहाँ पे ढेर सारे रेयर अर्थ एलिमेंट पाए जाते हैं। तो उसकी जो एक्सपोर्ट था, जो चाइना एक्सपोर्ट करता था यूएसए को, उस पे उसने अंकुश लगाया है। तो सबसे पहला जैसे रियल एलिमेंट देख लेते हैं क्या एंटीमनी है। तो एंटीमनी जो है ये भी चाइना और रसिया में पाया जाता है। इसका जो यूज़ है वो फायर एक्सटिंग्विशर में होता है, कैपेसिटर में यूज़ होता है। दूसरा रेयर एलिमेंट जो चीन में बहुत ज़्यादा पाया जाता है वो है गैलियम, और ये सिर्फ और सिर्फ चीन और एशिया में ही पाया ही जाता है। ये जिंक की माइनिंग में ये प्रोडक्ट मिलता है, और इसका जो गैलियम का जो यूज़ होता है वो एलईडी बनाने में होता है, और फिर आईसी भी बनाने में इसका यूज़ होता है। एलईडी और आईसी बनाने में इसका यूज़ होता है। तीसरा है कि जर्मेनियम, जर्मेनियम का भी यूज़ जो होता है वो एलईडी बनाने में होता है, आईसी बनाने में होता है, फोटो वो पीवी सेल बनाने में जर्मेनियम का यूज़ किया जाता है। ग्रेफाइट जो है, ग्रेफाइट की जो एक ग्रेफाइट की एक प्रॉपर्टी होती है कि इसकी जो
थर्मल कैपेसिटी होती है वो बहुत हाई होती है, यानी हाई थर्मल कैपेसिटी का है। इसका जो मेनली यूज़ है वो डिफेंस इंडस्ट्री में किया जाता है। ठीक है। अगला जो है इसमें रेयर अर्थ एलिमेंट जो है वो मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम जो है वो डोलोमाइट के खनन से मिलता है, और ये स्टील और आयरन इंडस्ट्री में इसका बहुत यूज़ होता है। ये भी चीन, एशिया और में पाया जाता है बहुत ज़्यादा। उसके बाद क्या है कि टाइटेनियम है। टाइटेनियम की एक क्वालिटी होती है कि इसकी लो डेंसिटी होती है। टाइटेनियम की लो डेंसिटी होती है और इसकी जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो जैसे रॉकेट लॉन्चर में या फिर एरोस्पेस इंडस्ट्री में इसका यूज़ किया जाता है। ये भी चीन और मोज़ेम्बिक में पाया जाता है। तो चीन, यूएसए क्या है, चीन से इसको इम्पोर्ट करता था। टंगस्टन है। टंगस्टन इलेक्ट्रिकल मशीनरी में यूज़ होता है। ये भी चीन एक्सपोर्ट करता है। अगला वेनेडियम है। वेनेडियम वेनेडियम की एक प्रॉपर्टी है कि एंटी कोरोसिव होता है, और इसका यूज़ जो है वो एलॉय बनाने में किया जाता है वेनेडियम का। तो वेनेडियम चीन और साउथ अफ्रीका में पाया जाता है। अगला है कि मॉलिबेडनम है। मॉलिबेडनम मिसाइल और कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में ये भी एंटी कोरोसिव होता है मॉलिबेडनम भी। ये भी चीन एक्सपोर्ट करता है। उसके बाद है स्ट्रोंटियम। स्ट्रोंटियम जो है इसका यूज़ होता है टीवी पैनल में। ठीक है। टीवी पैनल बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। ये चीन और स्पेन में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो इसका भी चीन जो है वो, चाइना जो है वो एक्सपोर्ट करता है। तो जब इस सारे जैसे रेयर अर्थ एलिमेंट के एक्सपोर्ट पे चाइना ने रोक लगाई अमेरिका को देने से, तो अमेरिका की जो भी ऑटो है या फिर एरोस्पेस इंडस्ट्री है या डिफेंस इंडस्ट्री है या सेमीकंडक्टर यूनिट है, ये सीधे तौर पे प्रभावित हुई। तो उसके बाद से अमेरिका ने ये कदम उठाया है कि अब हम टैरिफ को 30% ही रखेंगे, 145 नहीं रखेंगे। ये 10 नवंबर तक के लिए इसको टाला गया है। ठीक है। अगला देखते हैं कि इस आर्टिकल में एक और चीज़ें दी गई थी कि चाइना क्या-क्या इंपोर्ट करता है यूएस से, यानी यूएस क्या-क्या एक्सपोर्ट करता है चाइना को एग्री प्रोडक्ट में, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में। तो इसका जो पूरा ट्रेड था ये 2024 में जो था चाइना और यूएस के बीच में, 13 बिलियन डॉलर का था। 2025 में सिर्फ ये 6 महीने में, जनवरी से लेके जून तक में ही ये घट के हो गया 6.4 बिलियन। और इसका सबसे ज़्यादा जो ट्रेड था वो 2022 में था दोनों के बीच में, यानी यूएस लगभग 40.7 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया था एग्री प्रोडक्ट चाइना को। ये उसके चार्ट दिए गए हैं कि 2020 में, 2022 में सोयाबीन कितना उसने इंपोर्ट किया था। उसके बाद जनवरी से जून के बीच में ये कितना हो गया यहाँ पे, ये यहाँ से घट रहा है। उसके बाद जनवरी से जून 2025 में, 24 में जितना किया गया था उससे भी कम यहाँ पे। ये सारे प्रोडक्ट में इसी तरह में है। ठीक। अगला एक पॉइंट इसमें ये भी दिया गया था कि चाइना जो है वो सबसे बड़ा इंपोर्टर है एग्री कमोडिटीज़ का। विश्व में सबसे ज़्यादा वो आयात करता है सोयाबीन का, ज्वार का, बाजरा का, रेपसीड का, गेहूँ का, ओट्स का, कॉटन का, और ये सब नंबर वन पे, यानी सबसे बड़ा आयातक है वो इन चीज़ों का। और सबसे बड़ा आयात दूसरे नंबर पे वो है कॉर्न में। वो पहले पे कॉर्न में मैक्सिको है, और पाम ऑयल में भी सेकंड पे चाइना है इंपोर्टर में, और फर्स्ट इंडिया है, यानी इंडिया सबसे ज़्यादा पूरे विश्व में पाम ऑयल इंपोर्ट करता है। और कॉर्न सबसे ज़्यादा इंपोर्ट मैक्सिको करता है। अगला इसमें पॉइंट ये दिया गया था कि 2024 में जो क्या है कि चाइना जो इंपोर्ट किया वो 71.7 मिलियन टन सोयाबीन जो है वो ब्राज़ील से इंपोर्ट किया उसने, और 22.1 मिलियन टन ही सिर्फ सोयाबीन उसने यूएस से एक्सपोर्ट किया। तो यूएस में क्या है कि सोयाबीन का जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा है। चाइना इन और जगहों से इंपोर्ट कर रहा है, जैसे ब्राज़ील से, अर्जेंटीना से, कनाडा से, पैराग्वे से और कंट्री से एग्री प्रोडक्ट ज़्यादा मात्रा में इंपोर्ट कर रहा है, जिससे एक यूएस का जो कॉर्न बेल्ट है वहाँ के लगभग जितने भी किसान हैं उनको बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है। यूएस का जो कॉर्न बेल्ट है उसमें कुछ कंट्रीज़ है जैसे ओहियो है, मिसौरी है, नॉर्थ एंड साउथ डकोटा है, मिनेसोटा है, विस्कॉन्सिन है। ये सारे जो हैं ये यूएसए के कॉर्न बेल्ट कहे जाते हैं। अगला जो एक्सप्लेन्ड सेक्शन में आर्टिकल था वो ये था कि सीबीएसई प्लान्स ओपन बुक एग्जाम, दिस इज हाउ द फॉर्मेट हैज फेल्ड। तो ये अभी कल भी ये द हिंदू में इसका एक छोटा सा आर्टिकल निकला था। इसकी समरी सिर्फ इतनी है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन जो है 2023 का, उसमें एक ऐसा प्रावधान किया गया है कि अब सिर्फ रटने पे फोकस नहीं करना रहेगा। बच्चों को रटने की जो वो क्षमता है उससे उनको एनालिटिकल थिंकिंग पे ले जाते हैं, उसकी सोचने समझने की क्षमता को विकसित करते हैं। जिसमें कि एक STEAM करके एक प्रोग्राम लाया गया था। एस से क्या है कि साइंस है, टी से टेक्नोलॉजी है, ई से इंजीनियरिंग है, ए से आर्ट है और एम से मैथमेटिक्स है, कि बच्चों में इसका विकास करना। ठीक, एनालिटिकल थिंकिंग का विकास करना। ओपन बुक एग्जाम जो है वो सीबीएसई क्लास 9 के लिए स्टार्ट करने वाला है, जो कि एकेडमिक सेशन 26 और 27 से शुरू होगा।
द चैलेंजेस इन अलास्का, ये इंडियन एक्सप्रेस में सी राजा मोहन के द्वारा लिखा गया आर्टिकल है। इसमें अलास्का अपॉर्चुनिटी करके एक और आर्टिकल कल आया था द हिंदू में। इसकी समरी है कि ट्रंप और पुतिन के बीच में एक मीटिंग होने वाली है अलास्का में। ट्रंप और पुतिन के बीच में एक मीटिंग होने वाली है अलास्का में। और अलास्का जो है वो पहले रसिया का पार्ट था, लेकिन 19वीं सदी में क्या किया गया कि रसिया ने उसको अमेरिका को बेच दिया था। और ये इसमें ये पॉइंट है कि कोई भी ऐसा शांति का प्रस्ताव जो है वो यूक्रेन और रसिया के लिए निकाला जा रहा है, लेकिन इन दोनों की एब्सेंस में नहीं निकाला जा सकता है। तो इस मीटिंग में, जो अलास्का मीटिंग होने वाली है, इसमें ट्रंप हैं और पुतिन रहेंगे। लेकिन यहाँ पे जो यूक्रेन है उसके जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर जेलेंस्की, वो नहीं रहेंगे। तो कोई भी ऐसा भी शांति का रास्ता निकाला जा रहा है जो यूक्रेन के लिए, और यूक्रेन के बिना वो कैसे निकाला जा सकता है। ट्रंप ने यहाँ पे एक स्टेटमेंट जारी किया था। उसमें कहा था कि दोनों देशों के शांति के लिए ये ठीक रहेगा कि दोनों देश जो हैं, यानी रसिया और यूक्रेन जो हैं, अपने कुछ टेरिटरीज का स्वैपिंग कर लें, यानी आदान प्रदान कर लें। लेकिन यूक्रेन का ये स्टैंड है कि वो अपने ऑक्युपायर को, यानी रसिया को, वो कोई भी अपना भूमि का टुकड़ा नहीं देगा। ठीक। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।